नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का मूल संविधान में उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी भी इनको कहा जाता है, शॉर्ट में डीपीएसपी इनको बोल देते हैं। ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में लिया है। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को ऐड किया गया था, तो हमारे संविधान निर्माताओं को ये जो नीति निर्देशक तत्व है उन्होंने ये यानी लोगों के जनता के कल्याण के लिए बहुत अच्छे कल्याणकारी है और समाज में समता का विकास होता है, समान अवसर प्रदान किए जाए, इस वजह से हमारे संविधान में भी ऐड किए गए हैं। मूल संविधान जो है उसके भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इनका अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डिस्क्राइब किया गया है। अलग अलग 36 में क्या दिया है, 37 में क्या दिया है, अलग अलग चीजों को इसमें ऐड किया गया है। तो अनुच्छेद 36 की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित किया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व क्या है? कल्याणकारी समाज का निर्माण जिनके द्वारा किया जाता है वो नीति निर्देशक तत्व है। सभी को समानता के अवसर प्रदान किए जाए सभी क्षेत्रों में, ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व अगला है अनुच्छेद 37। इसमें लिखा है नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। अवाद योग्य ऐसे हैं, मौलिक अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसे हम बाध्य नहीं कर सकते, जबरदस्ती उससे इनका पालन नहीं करवा सकते। इसलिए मौलिक अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। अनुच्छेद 38 में उल्लेख किया गया है यानी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान की जाए। हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। यानी 3 प्रकार की न्याय प्रदान की गई है नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला है अनुच्छेद 39 कैप। ये जो जोड़े गए हैं बाद में संशोधन करके कई चीजें इसमें ऐड की गई है। अनुच्छेद 39 कैप के अकॉर्डिंग समान न्याय, सभी नागरिकों के लिए समान न्याय की व्यवस्था की गई है और निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक कानूनी सहायता के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन में पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी एक काम है तो उसको पुरुष भी कर रहा है और महिला भी कर रही है तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। समान योग्यता है, काम समान किया जा रहा है, योग्यता के अनुसार जैसा काम किया जा रहा है उसके वेतन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये पुरुष है तो इसको अधिक वेतन देते हैं, ये महिला है तो इसको कम वेतन देते हैं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 39 में उल्लेख किया गया है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। सार्वजनिक धन यानी जिन पे सभी का स्वामित्व होता है, एक तो पर्सनल होता है, निजी हित होते हैं उसमें, और सार्वजनिक का मीन हो गया जैसे मंदिर है, मंदिर की भूमि समाज के सभी या जो आसपास के लोग हैं सभी के नियंत्रण में आती है, वो सार्वजनिक होती है। चरागाह है तो चरागाह को भी सभी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं और भी कई सामुदायिक हॉल होते हैं तो उन पे सार्वजनिक स्वामित्व होता है, पर्सनल किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व
नहीं होता है। अगला है अनुच्छेद 39 गैर। इसमें धन का समान वितरण, जहाँ सार्वजनिक संपत्ति होती है वहाँ धन का सभी लोगों में समान वितरण किया जाए। अमीरी गरीबी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 40। ये जो अनुच्छेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं पंचायती राज की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है। तो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान किया गया है कि पंचायती ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। और हमारे राजस्थान की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर को इसलिए नागौर में की गई थी। नागौर के बगरी गांव में राजस्थान पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज यहाँ त्रिस्तरीय है। तीन स्तर पे डिवाइड किया गया है। ये जो पंचायती राज की व्यवस्था है इसका सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, यदि गांवों में पंचायती राज व्यवस्थाएं हो, और संविधान निर्माताओं ने ये महात्मा गांधी जी का सपना पूरा किया। अनुच्छेद 41 में उल्लेख किया गया है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का प्रावधान भी किया गया है। तो कुछ दशाएं कैसी होगी, यानी काम की सभी लोगों को जो योग्य है काम करना चाहते हैं उनको रोजगार दिया जाए, शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाए, और लोक सहायता का मीन ये है यानी अंगहीन हो गया है कोई श्रमिक या महिला है जो जिसके प्रसूति यानी डिलीवरी हुई है या वृद्धावस्था में सहायता दी जाए, वो काम नहीं कर सकते तो उस समय उन्हें फाइनेंशियल वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाए। अनुच्छेद 42 में उल्लेख किया गया है काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान किया गया है, यानी महिलाओं को प्रसूति के समय छुट्टी दी जाए और उस समय वो काम नहीं कर रही है तो उनके वेतन में कटौती नहीं की जाए, फाइनेंशियल फैसिलिटी या उनकी हेल्प की जाए। आगे है अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग, जो श्रमिक है काम करने वाले हैं इनके लिए अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग। वृहत उद्योग बहुत बड़े होते हैं। कुटीर उद्योगों की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भी गांधी जी ने कुटीर उद्योगों पर जोर दिया था और भारत में अधिक से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किए गए थे। जैसे माचिस बनाना है, घर के जो मेंबर हैं वो मिल के अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। जैसे घर में 10 मेंबर है तो वो 10 अपना व्यवसाय शुरू कर लेते हैं। रस्सी बनाना है, टोपी बनाना है, तो ऐसे व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाए। अगला है अनुच्छेद 44। इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है नागरिकों के समान नागरिक संहिता का। तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है, यानी सभी नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का समान अधिकार है, किसी भी तरह से कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। आर्टिकल 45 में उल्लेख किया गया है बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए, यानी ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है ये हमारे मौलिक जो मूल कर्तव्य हैं वो 11वां मूल कर्तव्य निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान या अवसर प्रदान किए जाए, ये है। 11वां मूल कर्तव्य बाद में संशोधन, यानी मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों में ऐड किया गया है।
और 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, ये हमारे मौलिक अधिकारों का सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके अनुच्छेद 21 क्या में उसको ऐड किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख किया गया है। यानी जो छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगला है अनुच्छेद 46। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा एवं अर्थ संबंधी व्यवस्था का उनके लिए प्रावधान किया जाए। जो जिनके पास पैसे नहीं है या गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगला है अनुच्छेद 47। 47 इम्पोर्टेंट है। इसमें पोषाहार स्तर है बच्चों का, उसको सुधारा जाए। जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किए जाए। इसके साथ ही स्वास्थ्य में भी जनता के लोक स्वास्थ्य का सुधार, यानी जनता के स्वास्थ्य में भी सुधार किया जाए। कुपोषण के शिकार है या और किसी वजह से कई बीमारियां होती है, तो उन्हें भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। ऐसा पूछ लेते हैं, प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। ये जो है ये हमारे प्राथमिक कर्तव्य हैं। पोषाहार स्तर में सुधार करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य जो है उसमें सुधार करना। अनुच्छेद 48 में व्यवस्था की गई है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि कार्य किया जाए, कृषि कार्य को भी बढ़ावा दिया जाए और इसके साथ साथ जो सेकेंडरी है पशुपालन है, यानी प्राथमिक हो गया, ये द्वितीय है, पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। और जो दुधारू पशु है उनकी नस्ल में सुधार किया जाए। अनुच्छेद 48 क्या में पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा की जाए। पेड़ों की कटाई कम से कम की जाए, वनों की हमें रक्षा करनी चाहिए और वन बचा के रखेंगे तो वन्य जीव भी बचेंगे। वन में वन्य जीव निवास करते हैं और वनों की अगर कटाई करेंगे तो वन्य जीवों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और साथ ही साथ वन और वन्य जीवों का संरक्षण भी करना है। इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 क्या में। अनुच्छेद 49 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है, जैसे बड़े बड़े किले हैं, कोई मंदिर है, तो उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो हम लोग देखते हैं जो किले हैं या मंदिर है वहाँ रैपर फेंक देते हैं, यानी कचरा फेंक देते हैं और दीवारों पर कुछ लिखा हुआ होता है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यानी उनको क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा सा हम जाते हैं तो हमारा जो कुछ भी खाते हैं तो उसको हम बैग में डालें या पॉली में डालें, वहाँ थ्रो ना करें और उनका हमें संरक्षण करना है। अगला है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक पृथक रखा गया है। कार्यपालिका का काम होता है कानून का निर्माण करना और न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इनको पृथक पृथक रखने का एक ही उद्देश्य है, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र होके निर्णय दे सके। अगला है अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो अंतरराष्ट्रीय शांति, विभिन्न देशों के साथ हमें
मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना है। इसके अलावा जो संधियां होती है, समझौते होते हैं, उनका भी हमें आदर करना है। तो इस तरह से हमने देखा आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है। ये नीति निर्देशक तत्व इनको अडॉप्ट करने के लिए या इनका पालन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। अपने मन से इनको अडॉप्ट किया जाता है या स्वीकार किया जाता है, और इनका पालन भी जो भारतीय नागरिक है ये अपने मन से करेंगे। कोर्ट इनके लिए बाध्य नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को इम्पोर्टेंस दी है और सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सभी चीजों को संविधान में ऐड किया गया है। चाहे पशु हो, वन हो, झीलें हो, या वनस्पति हो, मनुष्य हो, किसी भी वर्ग का मंदिर हो, मस्जिद हो, सभी को इम्पोर्टेंस हमारे संविधान में दी गई है और इनका हमें पालन करना है। ये कल्याणकारी है, नैतिक है और समाज में समानता के अवसर इनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।